हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास +2 फिजिक्स के अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में पढ़ने वाले बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हेडिंग बना लेते हैं। सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस। वैसे तो ये आप अपने नाम से क्लियर कर लोगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, बट फिर भी आपको थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन दें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, फिर हम इस नेम का मीनिंग निकालें तो आपको बेटर समझ में आएगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। कल बच्चों हमने बात की थी कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो ऐसे, ठीक है, और उसके अंदर हमने कुछ पॉइंट भी कंसीडर किए थे ए बी सी डी, और हमने जो रिलेशन निकाली थी बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी, तो हमें पता चला था कि जो ई और वी के बीच में जो रिलेशन है उससे कि अगर हम उसके अलोंग चलेंगे, जिस डायरेक्शन में चलेंगे वैसे वैसे उसका पोटेंशियल कम होता जाएगा, वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जबकि अगर हम उसके अगेंस्ट चलेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। ठीक है, आज हमें इस पॉइंट से ज्यादा कुछ नहीं मानना है। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास ये एक पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर रखा है, ठीक है। उससे पहले चलो अभी टू डायमेंशन की बात करता हूँ। एक पॉइंट यहाँ मान लेता हूँ बच्चों, और ये पॉइंट कौन सा रहेगा आपका, एफ रहेगा। कौन सा रहेगा बच्चों, एफ रहेगा, ठीक है ना, ए एफ। ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों पॉइंट को ए और एफ को मिलाए, वो हमने एक लाइन बना दी। ए और एफ को जो लाइन पॉइंट को मिलाए, एक लाइन आपने इसी कंसीडर किया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, इस लाइन का, ये इसका एरिया वेक्टर सरफेस का होता है, वैसे अभी लाइन का देख रहे हैं। ठीक है, पहले आपके लिए सरफेस कंसीडर करिए। यहाँ पे इस लाइन का और इस ई का एंगल कितना, हम क्या जानते हैं कि डेल्टा वी जो होता है चेंज इन वॉल्यूम में डीवी में लिख सकता हूं बच्चों, और ये किसके होता है, ई वेक्टर डॉट डी आर है। ये पढ़ा है हमने रिलेशन के अंदर। मैं डेल्टा वी को डीवी लिख सकता हूं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी आर कोस थीटा लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके होता है, ए बी कोस थीटा के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, थीटा बताइए मुझे ई और डी आर के बीच। डी आर इज द डिस्प्लेसमेंट लेंथ, तो हमने यहाँ पे ये लेंथ ले रखी है, जबकि ई इस डायरेक्शन में है, तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा एंगल इज द 90 डिग्री। एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो मैं लिख देता हूँ हियर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी आर कोस 90। ठीक है बच्चों, और हम क्या है, पहले कौन सा पॉइंट कंसीडर किया था, इनिशियल पॉइंट कौन सा था, ए, और फाइनल कौन सा था, एफ। तो मैं क्या करूंगा, चेंज निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, वी एफ में से वी ए घटा दूंगा। तो मैं ऐसे जो लिखूंगा ना, चेंज इन, कैसे है पोटेंशियल में, वी एफ माइनस वी ए। बात समझ में आई कि नहीं आई, ध्यान से समझ लो। मैंने क्या किया, फाइनल में से इनिशियल घटा दिया, ठीक है, इज इक्वल टू cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है ना। अब हम इसको कैसे लिख सकता हूं, माइनस का साइन अंदर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VF इज इक्वल टू 0। VA इज इक्वल टू VF। आपको इक्वेशन बहुत आसान लग रही होगी, बट अपने आप में बहुत कुछ बता के चली गई है इक्वेशन। क्या बता दिया कि जितना पोटेंशियल ए पे है उतना ही पोटेंशियल आपका एफ पे है, जितना पोटेंशियल ए पे है उतना ही पोटेंशियल पॉइंट एफ पे है। इनका मतलब इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होगा, इक्वल होगा। और ऐसा एक सरफेस बना ले हम, इक्वी का मतलब इक्वल, पोटेंशियल आपको बता चुका हूं कि जहां पे इक्वल पोटेंशियल उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे बच्चों। जहां पे पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, वहां उसको क्या बोलेंगे हम, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। ठीक है, एक ऐसा सरफेस, उस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल इक्वल आता है दैट इज नोन एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब ये जो लाइन है वो आपकी, इस लाइन पे मैं कहीं भी
पॉइंट कंसीडर कर लो, सबका पोटेंशियल क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा। सबका पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये लाइन, इस लाइन पे आप कहीं भी कोई पॉइंट ले सकते हो और वो आपके पास कैसी रहेगी, उस पॉइंट, इस लाइन पे जो भी पॉइंट आएगा वहां पे आपका पोटेंशियल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अब सोचिए बच्चों, यहाँ पे मैंने पॉइंट P को पकड़ा है, ठीक है, कोई भी पॉइंट P मान लो, Z मान लो, X मान लो, पॉइंट P को पकड़ा है। क्या आप अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे पकड़ा है? मतलब थोड़ा सा आपको फील तो आना चाहिए, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, क्योंकि 3D बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको सपोज तो करना पड़ेगा। यहाँ मैंने एक पॉइंट को पकड़ रखा है, ठीक है, मैंने इस पॉइंट को छोड़ दिया, अभी भी आपको पॉइंट वहीं दिखना चाहिए, अभी भी पॉइंट आपको वहीं दिखना चाहिए। कहां था बच्चों पॉइंट? पॉइंट यहां था। ए के बिल्कुल सामने एक पॉइंट था बच्चों, ए के बिल्कुल सामने क्या था, पॉइंट था, P या X Y Z जो भी आप कंसीडर करें, मैंने छोड़ दिया, तब भी आपको यहाँ पे पॉइंट दिखना चाहिए, ठीक है, फील करो इस चीज को। तो यहाँ एक पॉइंट है, ये एक लाइन होगी, इस लाइन का और E के बीच में एंगल नोट करो बच्चों, ये लाइन ऐसे है, E ऐसे है, एंगल कितना आएगा बच्चों, 90, एंगल कितना आएगा, 90, अगेन 90 आएगा, तो जहां पे F पॉइंट है वहां पे मेरे पास कोई P X Y Z पॉइंट बन जाएगा, तो उसका पोटेंशियल भी कैसा आएगा, इक्वल आएगा। अब देखो, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, अगर इनको मिला दें, इनको क्या कर दें, मिला दें, क्या आपका सरफेस नहीं बन गया, क्या आपका सरफेस नहीं बन गया? समझ में आया कि नहीं है बच्चों? यहाँ पे क्या बन गया, एक सरफेस बन गया। 1 सेकेंड, जैसे आपके पास ये देखिए, ठीक है ना, जैसे ये आपको दिख रहा है बिल्कुल एक है सरफेस है ना, वैसे ये बन गया, ये सामने है आपकी तरफ, ये लाइन तो ठीक थी, ये जो खड़ी वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये तो आप पीछे वाली लाइन भी मान सकते हो। फिर मैंने एक आगे पॉइंट कंसीडर किया, ये वाली लाइन, यानी ये सरफेस बन गया आपका, और ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे ना, इस पूरे सरफेस के किसी भी पॉइंट पे, जैसे मैं आपके सामने करके दिखाऊं, तो इस किसी भी पॉइंट पे आप कंसीडर कर सकते हो, कोई भी पॉइंट मान सकते हो, और उस हर पॉइंट पे आपका पोटेंशियल क्या मिलेगा बच्चों, सेम मिलेगा। उस सरफेस को हम कैसा सरफेस बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। उस पोटेंशियल को हम कौन सा बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये सरफेस है। अब बताइए, इसको बोर्ड पे बनाना तो कैसे बनाएंगे, ये जो आपका सरफेस है, इसको बोर्ड पे बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो आपको पता होगा, सरफेस अगर हम 2D में बनाते हैं तो हम कुछ ऐसा बना सकते हैं, आप सोच के देखना कि मैंने सही बनाया या गलत बनाया। क्या ये सरफेस कंसीडर कर सकता हूं इस तरह से? तो डेफिनेटली ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं ना, ये सरफेस है, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अब इस सरफेस के कैसा हुआ, एक बार फिर से इमेजिन कीजिए, ये मेरा सरफेस था ना, ऐसा बिल्कुल सामने रखा था मैंने, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। इसका मतलब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलोगे बहुत अच्छा रहेगा। वो लाइंस कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हमारे समझ में आ गई कि अगर एक पोटेंशियल आपका, सॉरी, अगर सरफेस आपका इक्विपोटेंशियल है, सरफेस कैसा है बच्चों, इक्विपोटेंशियल है, तो उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको इंडिकेट करनी हो, तो आप हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। आपको कहेगा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहां होगी? तो कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो उस पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कैसे होती है बच्चों, परपेंडिकुलर होती है। कैसे होती है, परपेंडिकुलर। ये कैसे बच्चों, प्लेन है, कैसा बच्चों, ये प्लेन है, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है ना, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस इज नेग्लिजिबल, इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूं, इसका मतलब ये 2 एक्सिस के अंदर है, x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो इसको हम बोलेंगे प्लेन। तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। वैसे तो नाम से क्लियर हो गया था बच्चों, ठीक है। अब बात ध्यान से सुनिए, एक बात क्या हो गया कि इक्वी का मतलब इक्वल, पोटेंशियल, पोटेंशियल के बारे में जान चुके हैं। सरफेस, एक ऐसा सरफेस जिस सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। हमने कौन सा सरफेस कंसीडर किया अभी, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर किया है। कैसे किया, मैंने पहले एक लाइन ऐसे बनाई,
फिर एक लाइन ऐसे बना ली, फिर एक लाइन ऐसे बना ली, एक लाइन ऐसे बना ली, है ना, और चारों को हमने ज्वाइंट कर दिया। एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये, सभी को ज्वाइंट कर दिया। और आपको पता है किसी भी लाइन पे, किसी भी पॉइंट पे मैं अगर इस पे निकालूं तो आपका पोटेंशियल कैसा आ रहा था, इक्वल आ रहा था, है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो आपके पास सरफेस हमारे सामने निकल के आया, ये आपका प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। कैसा होगा ये, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। और भी सरफेस हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक हमने प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से जान लेनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये आपका मैंने डायग्राम बनाया है, बाकी आपको मैंने इमेजिन करवाया है। एक मैंने प्लेन पेपर दिया, उस प्लेन पेपर से हमने क्या किया, उसमें इमेजिन किया, ठीक है। एक सरफेस और देखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और अच्छी प्रॉपर्टीज आपको बताता हूं। देखिए आपके पास ना, अगर मान लीजिए पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चलो मैं पूरा याद कर देता हूं एक बार। आपको पता है V का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू कांस्टेंट Q अपॉन में R, ऐसा ही होता है ना फॉर्मूला। अब आप कहोगे जी K नहीं था, तो K क्या होता है बच्चों, K होता है आपका 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन। अगर K की वैल्यू पुट करूं तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन Q डिवाइड बाय R, ऐसा लिख सकता हूं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अब तो आपको जो फॉर्मूला दिखाया गया तो वही फॉर्मूला बन गया होगा। अब देखिए बच्चों ध्यान से, अब आगे हम क्या करने वाले हैं। मान लीजिए मैंने एक Q पॉइंट लिया, क्या लिया बच्चों, Q पॉइंट लिया, उससे R डिस्टेंस पे जाके, उससे कितने डिस्टेंस पे जाके बच्चों, R डिस्टेंस पे जाके मैंने यहाँ पे पोटेंशियल निकाला, कितना आएगा, K मल्टीप्लाई बाय Q डिवाइड बाय R, इतना ही आएगा ना। अब हम क्या करेंगे, फिर R डिस्टेंस पे जाके, फिर R डिस्टेंस पे जाके निकालेंगे, कितना आएगा, K Q अपॉन में R। क्योंकि आपका K कांस्टेंट है, चार्ज तो वही है ना Q, पर मेरे पास डिस्टेंस चेंज करने से पोटेंशियल चेंज हो सकता था, बट मैंने डिस्टेंस चेंज ही नहीं करना, मतलब सबकी डिस्टेंस कितनी रखना, R। इसी प्रकार मान लीजिए ये पॉइंट मान लिया R, यहाँ भी कितना आएगा, K Q अपॉन में R। यानी आपको एवरी पॉइंट जब मैं सेम डिस्टेंस पे जाके कंसीडर कर रहा हूँ, वहां पे पोटेंशियल कैसा आ रहा है बच्चों, इक्वल आ रहा है। और इस तरह से इन पॉइंट को मिला दूं मैं, इन पॉइंट को मिला दूं, थोड़ा सा पॉइंट अगर हम दोबारा से इसको बनाएं, इस तरह से सेम रखनी है। ये जो हमने इमेजिन की है, ये डिस्टेंस सेम नहीं है, थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं इस तरीके से। मान लीजिए एक सर्कल है, अब यहां से जो R डिस्टेंस पे था, K Q अपॉन में R, और ये चार्ज था, फिर ये पॉइंट भी R डिस्टेंस पे था, तो K Q अपॉन में R, और ये भी R डिस्टेंस पे था, तो इसका भी पोटेंशियल कितना होगा, K Q अपॉन में R। इसका मतलब पोटेंशियल सेम है, और उन पॉइंट को मिला दें तो एक क्या बन जाता है, स्फीयर बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, स्फीयर बन जाता है ना। और ये इसको हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। कौन सा सरफेस बोलेंगे, स्फेरिकल, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आपका जो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसा हो सकता है, दो टाइप की तो पढ़ी ली हमने, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है, ठीक है बच्चों। और अब देखिए इसके अंदर में बहुत सारे सर्कल या स्फीयर कंसीडर कर लूं तो ये सारे कैसे होंगे, इनकी डिस्टेंस तो फिक्स होगी ना, r1 r2, ये छोटा स्फीयर होगा, छोटू है ये ना, और ये मोटू, ठीक है। तो छोटू और मोटू में कहीं भी आप निकालो, डिस्टेंस तो क्या रहने वाली है बच्चों, सेम रहने वाली है। तो आपके पास इस पॉइंट पे निकालोगे इस सरफेस के लिए, इस पॉइंट पे निकालोगे, इस पॉइंट पे निकालोगे, इस पॉइंट पे निकालोगे, तो आपका पोटेंशियल कैसा आएगा, सेम आएगा, इक्वल आएगा। तभी तो इस सरफेस को कैसा बोलेंगे हम, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। कैसा बोलेंगे बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? तो आप ये जो सारे मैंने स्फीयर बनाए हैं ना, ये सारे कैसे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब देखिए अगर ये पॉजिटिव है बच्चों, कैसा चार्ज है ये, पॉजिटिव है, आप कुछ भी मान लेना, आप नेगेटिव मान के कीजिए, कोई जरूरत नहीं कि जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो आप पॉजिटिव मान लो, आप चाहो तो नेगेटिव मान लो, कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने माना वैसे ही करोगे तभी आपका आंसर सही आएगा, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो पॉजिटिव से बाहर की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, पॉजिटिव से बाहर की तरफ होती है ना। तो अब क्या करेंगे, अब इस सरफेस में देखिए, ये जो सरफेस है, जितने भी आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस थे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है ना, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही है किसी भी सरफेस पे, पॉजिटिव से बाहर की तरफ, सॉरी पॉजिटिव से बाहर की तरफ। कोई भी आप एक स्ट्रेट लाइन
अगर आप मान के चलोगे, जैसे यहाँ मान लीजिए, तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है तो आपके पास एवरी सरफेस पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे उसके साथ एंगल कितना बनेगा बच्चों, 90 डिग्री का ही बनेगा। ये बात समझ में आई? तो ये था हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, एक प्रॉपर्टी अच्छी सी और बता दो। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है, तो आपको वर्क डन ए टू बी कितना करना पड़ेगा? वर्क डन ए टू बी कितना पकड़ना पड़ेगा? आपको पता है ये कितना आंसर आएगा, 0 आएगा बच्चों। कितना आंसर आएगा, 0। ठीक है, चाहे आप फॉर्मूले से निकाल लो, क्योंकि वर्क डन किसके इक्वल होता है, QE into dr। ये तो पढ़ा होगा, वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क फोर्स को क्या लिखता हूं, QE into dr। और अब इसको कैसे लिख सकता हूं, QE dr cos थीटा। तो आपकी लेंथ तो ये वाली होगी ना, ये लेंथ होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा 90 डिग्री होगा आपके पास, cos 90 वैल्यू 0, तो वर्क डन ऑटोमेटिक कितना आ जाना है, 0। और फिर भी आप थोड़ा सा याद कीजिए पीछे वाला टॉपिक, जब मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था कि जब आपके पास एक हायर पोटेंशियल हो और एक लोअर पोटेंशियल हो और उसके बीच में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रख दूं, तो वो हमेशा ही मूव करता है कहां पे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पर यहां पे पोटेंशियल क्या रहने वाला है, दोनों पे सेम। मैंने यहां पे रख दिया, ये लेगा क्या कहीं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना पोटेंशियल ए पे है उतना पोटेंशियल बी पे है, बिकॉज़ दिस सरफेस इज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है बच्चों, इसलिए आपका वहां पे कोई वर्क नहीं होगा, कोई काम ही नहीं होगा, आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, आपके पास है 0 हो जाएगा। आप चाहे इस रास्ते से आइए चाहे आप इस रास्ते से घूम के आइए, आपको ये बोलेगा कोई वर्क नहीं किया आपने। क्यों? क्योंकि आपका पोटेंशियल क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे घुमा के भी अगर यहां तक पॉइंट बी पे लाके छोड़ दो ना, तो भी आपका वर्क डन कितना माना जाएगा, 0, बिकॉज़ दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आपने वर्क किया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसके पोटेंशियल में क्या आना चाहिए था, चेंज आना चाहिए था। अगर उसमें चेंज नहीं आ रहा है, मैंने कल भी बताया था कि अगर हम किसी भी बॉडी पर वर्क करते हैं ना, तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बट हम कहते हैं कि जितना पोटेंशियल ए पे है उतना ही पोटेंशियल बी पे है, तो आपका वर्क डन 0। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज सेल, एक टॉपिक और कर लेते हैं, छोटा सा आसान सा ही है, एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, बहुत ही कम पूछा जाता है। जैसे हमने गोस थ्योरम का यूज करके हमने पढ़ा था, वैसे ही हमें निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं, एग्जाम में आए या ना आए समझने के लिए भी जरूरी होता है, टॉपिक को क्लियर करना चाहिए ताकि कंसेप्ट आपके पास क्लियर हो। ड्यू टू ए चार्ज सेल, अगर आप कंसीडर करके चलते हो एक चार्ज सेल और उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हो, उसकी वजह से आप क्या निकालते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हो। ठीक है, तो चार्ज सेल की क्या खास बात होती है, एक स्फीयर ही होता है वैसे तो, बट उसका जो सरफेस होता है वो कंडक्टिंग होता है। इसका मतलब जो चार्ज पार्टिकल है ना, वो कहां पे रहते हैं बच्चों, वो सरफेस पे रहते हैं। कहां पे रहते हैं बच्चों, सरफेस पे रहते हैं। ठीक है, ये जो इसका रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो एक बार पॉइंट बाहर मानेंगे, एक बार सरफेस पे और एक बार इनसाइड। तो सबसे पहले पॉइंट पी कंसीडर आउटसाइड विद लोकेटेड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ C। ठीक है, तो हम पोटेंशियल निकालेंगे, पहला केस कौन सा आएगा, आउटसाइड का। कौन सा आएगा बच्चों, आउटसाइड का। तो आउटसाइड में कुछ नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V आउटसाइड इज इक्वल टू, V का फिर फॉर्मूला लिख सकता हूं, क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज डिवाइड बाय r। और इस पूरे पे चार्ज कितना है, Q कंसीडर कर लेते हो। आप चाहो तो कैपिटल Q भी कंसीडर कर सकते हो, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, कैपिटल Q भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें आउटसाइड की, तो आउटसाइड पे कितना बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन में r, Q अपॉन में r। ठीक है, और अगर हम बात करें सरफेस एट सरफेस पे, V सरफेस, तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन में। अब उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, ये अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहा है, फिर भी आप वर्क करके लेके आ रहे हो, तो आपका वर्क उसके पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और आर तक आ जाएगा। अगर ये पॉइंट हम सरफेस पे कंसीडर कर लें तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो हम डिस्टेंस क्या रखेंगे, आर। अब इनसाइड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इनसाइड की। तो वी इनसाइड, वी इनसाइड कितना होगा,
V इनसाइड होगा आपके पास कांस्टेंट। अच्छा आप क्या समझते हो कि ये अंदर चार्ज ही नहीं है, ये देखिए पॉइंट P कंसीडर किया आपने अंदर, और अगर अंदर आपने पॉइंट P कंसीडर किया r डिस्टेंस पे, आपको कि इसके अंदर चार्ज ही नहीं है तो आपका पोटेंशियल जीरो। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग आंसर आपका, ठीक है। क्यों? क्योंकि अरे आपने इस पॉइंट से लेकर जब सरफेस तक आए तब आपने वर्क किया कि नहीं किया, उसके बाद भले ही आप वर्क ना कर रहे हो तो चार्ज है ही नहीं, चार्ज तो बाहर रहेगा, पर जो आपने पहले वर्क किया गया आपके द्वारा एनर्जी खपत हुई वो कहां गई? इसका मतलब आपका जो V इनसाइड है जो सरफेस पे किया है उतना तो है ही है, जब आप सरफेस तक करते उतना है ही, अंदर कोई वर्क नहीं किया आपने तो प्लस क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब इनसाइड वही होगा जो आपका सरफेस पे होगा, और सरफेस का फॉर्मूला कितना है? 1/4 Q में। जैसे दोस्त थ्योरम के बाद हमने इसमें एप्लीकेशन करने के बाद एक ग्राफ भी बनाया था, वो ग्राफ भी हम यहाँ पे बना सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, यानी V और R के बीच में। तो कभी तो ये R बढ़ता बढ़ता किसकी इक्वल आएगा? कैपिटल R के बराबर आएगा, मान लीजिए कैपिटल R, ठीक है। अब क्या था, जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे आउटसाइड की बात करें तो आपके पास पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? R के। तो ग्राफ ऐसा है, ग्राफ ऐसा है, ठीक है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस पे मैक्सिमम सरफेस पे क्या आपके पास मैक्सिमम, उसके बाद अंदर तो चार्ज पार्टिकल है तो आपने वर्क ही नहीं किया। जब आप अंदर आते हो तो कुछ भी नहीं किया, बट जितना सरफेस उतना तो है ना, यानी कांस्टेंट, फिर नहीं घटता है, फिर ये सेम है। तो ग्राफ ऐसा है, जबकि आपको याद हो E और R के बीच में, E और R के बीच में ग्राफ कैसा आया था कि जब तक आपका कैपिटल R नहीं आता तब तक जीरो चलता है, कैपिटल R पे एकदम मैक्सिमम हो जाता है, फिर घटना स्टार्ट हो जाता है। ये था इसमें, ये लाइन एब्सेंट थी, इसमें ये लाइन क्या थी? एब्सेंट, इसमें ये, ठीक है। तो कल हम स्फीयर की वजह से निकालेंगे, आज चार्ज शेयरिंग की वजह से निकाला। तो आज हमने कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को फिनिश किया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस को। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चों।